नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर का थर्सडे एडिशन। आतंक के खिलाफ एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन आज हुआ है। केरल से लेकर दिल्ली तक 11 राज्यों में, माफ करिए 13 राज्यों में छापे मारे गए और 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। एनआईए ने यह कार्रवाई पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ की है। हिजाब से जुड़ा विवाद हो या फिर दिल्ली और कानपुर में दंगे, सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो, इन सभी मामलों में पीएफआई का नाम शामिल रहा है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरह के छापे मारकर देश में दहशत का माहौल बनाया जाता है। तो कांग्रेस कह रही है महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई हुई है। ऐसे में सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सियासत क्यों होती है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अ बिग क्रैकडाउन ऑन पीएफआई, आज की सबसे बड़ी स्टोरी रात 9 बजे सीएनबीसी आवाज पर यही है। तो व्यूअर्स, आप और हम सुरक्षित हैं क्योंकि इस देश की एजेंसियां काम पर हैं, इस देश के जवान काम पर हैं। यह महत्वपूर्ण है जानना और समझना। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की टक्कर में। देश के 15 राज्य, एनआईए और ईडी की रेड, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की सबसे बड़ी छापेमारी हो रही है। देश के 15 राज्यों में पीएफआई की कुंडली को खंगाला जा रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एनआईए ने पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम, केरल राज्य प्रमुख सीपी मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव बीपी नजरुद्दीन और राष्ट्रीय परिषद सदस्य पी कोया को गिरफ्तार कर दिया। सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ ये अभियान चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देश के खिलाफ कोई गतिविधि चलती है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सिर्फ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये काम मत करना। और पहले सुना जाता था 1-2 जगह छापे मारने, अब तो कहीं 40 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 50 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 100 जगह छापे पड़ते हैं। कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आती कि क्या मिला और उसके बेसिस पे आपने कितने लोगों को सजा करा दी। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक में एनएसए, गृह सचिव और एनआईए के निदेशक मौजूद रहे। इसी बैठक में एनआईए और ईडी की रेड पर विस्तार से चर्चा हुई। लंबे वक्त से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। तो क्या अब मान लिया जाए कि पीएफआई के दिन पूरे हो चुके हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको तमाम तथ्य बताऊंगा। पीएफआई की सफाई की जरूरत का विश्लेषण सुनिए। तारीख दिसंबर 2019, सीए विरोधी धरना और हिंसा, पीएफआई पर फंडिंग और हिंसा का आरोप। तारीख फरवरी 2020, दिल्ली के कई हिस्सों में मजहबी हिंसा, पीएफआई पर साजिश रचने और फंडिंग का आरोप। ये सबसे बड़ी बात है। अप्रैल 2022 में आते हैं, शोभा यात्राओं पर जो पत्थरबाजी हुई, कई शहरों में हिंसा और आरोप पीएफआई पर। याद करिए, शोभा यात्राओं पर जो पत्थरबाजी लगातार हो रही थी। जून 2022, गलाकाट साजिश में पीएफआई का नाम, की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उसका कनेक्शन भी पीएफआई के साथ निकला। जून 2022, कानपुर हिंसा में आरोप है कि जुम्मे की नमाज के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के दिन हिंसा का नंगा नाच होता है और उसमें भी पीएफआई का एक एंगल था। जुलाई 2022, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में फुलवारी शरीफ मॉडल का पर्दाफाश होता है। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग थी और ये डॉक्यूमेंट किसी और ने नहीं, बिहार पुलिस ने ही रिलीज किया था। ये सबसे बड़ा खुलासा था जिसके बाद पूरा तूफान खड़ा हो गया। ये तारीख एक बार फिर नोट कर लीजिए, तारीख जुलाई 2022, यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात, ये
तथ्य जब निकल के सामने आया फुलवारी शरीफ से तो बहुत चीजें सामने आई फुलवारी शरीफ के मॉडल से। बढ़ता हूं मैं आगे। सितंबर 2022 हिजाब विवाद से जुड़ा पीएफआई का लिंक सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसे पीएफआई की साजिश कहा कि इस आंदोलन को बड़ा किया गया। आपको याद होगा ओवैसी से लेकर तमाम बड़े नेता पूरी की पूरी एआईएमएम इनके हिजाब के समर्थन में खड़ी थी। पूरी मौलाना ब्रिगेड हिजाब के समर्थन में खड़ी थी, लेकिन पीछे पीएफआई था। बड़ा सवाल, क्या पीएफआई पर संपूर्ण बैन लगना चाहिए? संपूर्ण पाबंदी का वक्त आ गया है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा मेरे साथ इस चर्चा में? आरएसएन सिंह हैं, उनका अभिनंदन है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शरफुद्दीन अहमद साहब हैं, एसडीपीआई के सीनियर मेंबर हैं, उनका अभिनंदन है, जनरल सेक्रेटरी हैं। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। दानिश कुरैशी जाने माने मुस्लिम चिंतक मेरे साथ जुड़ेंगे। असगर खान पेशे से वकील है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, अब पेशे से वकील भी हैं और अब इस्लाम के बारे में जानकारी भी रखते हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप और मेरे साथ तमाम मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। लेकिन आरएसएन सिंह, ये कितना महत्वपूर्ण है जो एनआईए ने आज इतनी बड़ी रेड्स करी है? बहुत बहुत देर से रेड हुई है। ये रेड कम से कम 5 साल पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैजेक्टरी बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आपको मालूम है ये अल-कायदा तालिबान के साथ इनके लिंक है। मैं नहीं ऐसा कह रहा, ये बात तो कर 2012 में एफिडेविट पे केरला हाई कोर्ट में वहाँ की केरला की पुलिस ने ये दिया था। इनके यहाँ रेड हुए थे, कई बार रेड हुए, 2010 में हुए, 2012 में हुए, अल-कायदा के लिटरेचर मिले। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये धारणा है हमारे यहाँ कि नॉर्थ इंडिया में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में रेडिकलाइजेशन आज से नहीं, बहुत पहले से है। कोई लोग 1921 ना भूले मोपला रिबेलियन। मोपला रिबेलियन वो खिलाफत मूवमेंट कैसे शुरू हुआ और वो हिंदू के अगेंस्ट कम्युनल राइट। सर 39 हिंदूज सर तन से जुदा एक बार में। इसके बारे में एनी बसंत ने लिखा है बड़े विस्तार से, इसके बारे में अंबेडकर ने लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये वहां की जो रेडिकलाइजेशन है साउथ इंडिया की, ये चली कैसे? ठीक है, एक मिनट, ये केरला से शुरू हुई। केरला से वो पहुंच के चली गई, वो एक कर्नाटका डिग्निटी फोरम था, उसको ले लिया। तमिलनाडु में आगे इसमें चर्चा करेंगे। मैं रुक करता हूं शादाब चौहान का। जी, शादाब चौहान। Yes, Shaheen Bagh also one of the element. अब आप समझ रहे हैं शादाब चौहान, आप किन किन चीजों का समर्थन कर रहे थे? मुझे पता है आप देशभक्त आदमी हैं, जैसा आप निरंतर बोलते रहते हैं। एक सेकंड आरएसएन होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। जैसे आप देशभक्त आदमी हैं, आप लगातार बोलते रहते हैं शादाब चौहान, मेरी देशभक्ति पे कोई शक न करे। कोई आपकी देशभक्ति पे शक नहीं कर रहा, आप देशभक्त आदमी हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि गाये बगाए आप पीएफआई का समर्थन कर रहे थे? आप पीएफआई के साथ खड़े हो गए थे, जो कि एंटी इंडिया संगठन है, एसडीपीआई के साथ खड़े हो गए थे? इनको चुप करा दीजिए तो मैं बात रखूं। जी, आप ये चुप हो जाए तो मैं बात रखूं। 40 सेकंड आपके पास है, बात रखिए। हाँ, पहली बात तो अमीश भाई बहुत स्पष्टता के साथ कहें कि हम लोग हर तरह के टेररिज्म को कंडम करते हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो या नथुराम गोडसे हो। लेकिन एनआईए की एक्टिविटीज बहुत बार शक के दायरे में रही हैं। निसारुद्दीन 23 साल जेल में रहे, गुलजार बानी 16 साल, जहीरुद्दीन 23 साल, अब आमिर खान 14 साल, हबीब 14 साल, हुसैन 12 साल। उसके बाद अक्षरधाम ब्लास्ट में लोग 11 साल जेल में रहे। इरशाद और मोर्रफ मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में ये लोग जेल में रहे 20-20 साल। उसके बाद अदालत ने इनको बरी किया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी एनआईए ने। तो कोई एक्टिविटी अगर हुई है, कोई एक इंडिविजुअल गलत करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसा करेंगे आप? और एनआईए को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि कितने टेररिस्ट लिंक मिले। तीसरी चीज, बजरंग दल क्या कहता है? एक सेकंड यहां विराम देते हैं थोड़ी देर के लिए। शादाब एक सेकंड, शादाब होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। ना आपने 50 सेकंड अपनी बात को रखा। आपको शक एनआईए पर है, आपको भरोसा पीएफआई और एसडीपीआई पे है, ऐसा मानूं मैं? आप भारत की टॉप मोस्ट एजेंसी पर शक कर रहे हैं और एसडीपीआई और पीएफआई पे भरोसा कर रहे हैं। ये एनआईए फैब्रिकेट करती है,
फ्रेम करती है मुसलमानों को। मैंने नहीं कहा इसमें सुप्रीम मुसलमान कोर्ट ने कैसे कहा, आ गया? सुप्रीम कोर्ट को मानते इसमें नहीं मुसलमान मानते। कैसे आ गया? बोलिए आप, मैं नहीं मानता ये सुप्रीम कोर्ट मुसलमान का कैसे आ गया बीच के अंदर? किसने अक्षरधाम मुसलमान में का क्या नाम कहा लिया? सुप्रीम कोर्ट ने? क्या मुसलमान का नाम लिया? में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? पीएफआई बताइए। एसडीपीआई में किसी ने मुसलमान का नाम लिया? मुसलमान का नाम आप लेकर आते हो। क्या कहा एनआईए के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए झूठा केस बना रही है मुसलमानों पर। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अक्षरधाम केस में। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में क्या हुआ? आरएसएन ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन, ओके, यू ऑडियो डाउन, आरएसएन। इनको क्या सहानुभूति है पीएफआई से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से? अरे साहब, अदालत फैसला करेगी। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? आरएसएन को अदालत बोलने फैसला दीजिए, करेगी। 30 सेकंड। मैं और टेलीविजन पे ये रेट तो अपना नहीं डलती दलील है। रख रहा हूं, जो लोग रोज और बकवास हिंदुस्तान करते की हैं, दूसरे जनता धर्म पर फैसला टिप्पणी करते करेगी। हैं, उनके खिलाफ ये रेट नहीं डलती है। जो हथियार ले रहते हैं आपके स्टूडियो के करीब में, जैसे वहां आप पर रेट क्या नहीं डलती अफसर है। होते हैं। आप क्या खिचड़ी बनाने आए हैं? आप टेलीविजन चैनल पे अपनी दलील रखने आए। मैं खिचड़ी नहीं बनाता हूँ, फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैं खिचड़ी खाता उसी ही नहीं हूँ। तरीके से मैं अपनी अरे दलील भाई पेश साहब, कर मैं रहा हूं, बिरयानी आप खाता, अपनी खिचड़ी की दलील बात पेश कर रहा हूं। कीजिए नहीं, और मैं नहीं खाता खिचड़ी। अपना गंदा मुझे चेहरा खिचड़ी पूरे नहीं पसंद, मुझे हिंदुस्तान को बिरयानी दिखाइए, पसंद है। अपना आप क्या जिहादी बात कर रहे हैं? चेहरा। अरे भाई साहब, मुझे नहीं पसंद ये मत खिचड़ी। बोलिए कि मैं बिरयानी ये पसंद अदालत मुझे। है और क्या है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक बिरयानी सेकंड, पसंद एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फूड फोर्थ स्टेट में मुझे नहीं पसंद। एक सेकंड, आरएसएन होल्ड ऑन, आरएसएन होल्ड ऑन। मैं देखिए एक सेकंड, शादाब चौहान, ना जेल में खिचड़ी मिलती है ना बिरयानी मिलती है। ठंडा खाना मिलता है, वो भी कभी कभार सूखी रोटी के साथ तो मिल जाता है, उसमें दाल होती है। जेल में ना बिरयानी मिलती है ना खिचड़ी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना खिचड़ी की बात है ना बिरयानी की बात है। आप इतने बड़े मैसिव ऑपरेशन को बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। एंड इस पैनल के अंदर अभी तक सिर्फ आप और एक और मेहमान बोले। आरएसएन सिंह ने एक बारी मुसलमान का नाम नहीं लिया। ही जस्ट सेड कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे और मैं उनको ट्रैक कर रहा था। मुसलमान का नाम लेकर आप आए। दिल में आप अपने चोर रखते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी ने नाम नहीं लिया। The problem is with you, not with RSN Singh. And you are asking a decorated officer ki what is your local standard? Let me tell you about RSN Singh. Let me tell you about RSN Singh. Hold on. I'm in trouble from last 25 years. आप इत्मीनान रखिए ना। आप आरएसएन सिंह के बारे में बात करें। He's a decorated officer. रॉ में रहे, आर्मी में रहे, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और मुझे उम्मीद है कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, जो मां भारती के लिए करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आप अपनी बात रखिए। मैंने बोला आप भी देशभक्त आदमी है। आपको पीएफआई पर रेड हुई तो बड़ी आपको तो अच्छा ही लगा होगा, लेकिन आपने तो इसको बोल दिया कि एनआईए, आप एनआईए पे शक कर रहे हैं। कमाल की बात हो गई। और पीएफआई को क्लीन चिट दे रहे हैं। आरएसएन 30 सेकंड्स। नहीं, इनसे पूछिए कि क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए पाकिस्तान की कोई एजेंसी ले आए? किस पे भरोसा करते हैं? अगर हिंदुस्तान में किसी पे तो भरोसा करते होंगे। वो तो बुलाते हैं क्या हर मोदी जी हमेशा। आईएसआई आई थी, महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई का बढ़ने का मतलब है कि आप जिहाद करेंगे, आपके मित्र ने आईएसआई को बुलाया था प्रेम से। हमने ऑडियो बंद करिए। आप यहाँ सेक्स लेस बना के भेजेंगे? आप इस्लामिक स्टेट में आप लोगों को जबरदस्ती भेजेंगे? इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में और सीरिया में क्या मतलब है आपका? यह हिंदुस्तान है और यह गजवाए हिंद की उल्टी धारा हिंदुस्तान से चलेगी, क्योंकि गजवाए फ्रांस नहीं है दुनिया में, गजवाए ब्रिटेन नहीं है, गजवाए पाकिस्तान नहीं है, गजवाए हिंदुस्तान है। और कान भर के सुन लो, यहीं से उल्टी धारा चलेगी। मैं सीधा रुख करता हूं इस पूरी चर्चा के अंदर। शराफुद्दीन अहमद साहब का एसडीपीआई के वरिष्ठ आदमी है। अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जो इस समय हम देख रहे हैं खासतौर पर एनआईए रेड्स के संदर्भ में, वो क्यों महत्वपूर्ण है? और क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा है तो एजेंसीज को पूर्ण हक है उस पर कार्रवाई करने का? Sir, please make your point. My submission is I may not be interrupted for some moment. मेरा पहला ये, आपने जो आखिरी जुमला बोला था कि जो भारत की बात करेगा, और यही बात असल बात है, जो भारत की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा या भारत में रहेगा। तो सबसे पहले एसडीपीआई अनइक्विवोकली ये बात कहती है कि जो मुल्क का में रूल ऑफ लॉ है, बालादस्ती कानून की, और जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान सबसे ऊंचा है,
उसको हर एक को मानना पड़ेगा और उसी के दायरे में मुल्क में पॉलिटिक्स हो या सोशल समाज की सर्विस हो, सब यही करना पड़ेगी। अब जो बात है वो मैं इस सिलसिले में, चूँकि एनआईए की बात हो रही है और एनआईए ने अब तक बहुत बार पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ केसेस किए हैं, लेकिन उन केसेस का नतीजा क्या निकला आपको देखना ये पड़ेगा, उसका नतीजा क्या हुआ। ओवरऑल अगर हम रिकॉर्ड देखें, तो यहाँ चूँकि पुलिस ऑफिसर बैठे हैं तो उन्हें मालूम होगा कि अभी तक जो रिप्रेसिव लॉज के 6000 केसेस मुल्क में दाखिल हुए हैं, उसमें सिर्फ कन्विक्शन 6% है। तो इतना बुरा कन्विक्शन जो मीडिया ट्रायल के जरिए और एक शराफुद्दीन साहब, मिस्टर शराफुद्दीन, आप एनआईए पे शक कर रहे हैं और पीएफआई को, आप पीएफआई पे भरोसा कर रहे हैं? नहीं, ये आपका रटा हुआ जुमला है जो आप पहले शादाब चौहान पे भी कह चुके हैं। कुछ नए जुमले इस्तेमाल करिए। मेरा ये कहना है कि जो पैथेटिक रिकॉर्ड है उस हाँ, हमारा जुमला ये है कि हमें मीडिया ट्रायल के जरिए कोर्ट के काम को नहीं करना चाहिए। कोर्ट अपना काम करेगा। What about मीडिया ट्रायल? अब आप मुझे बताइए, क्योंकि कोर्ट ने अब तक अगर कोर्ट ने कोई फाइंडिंग, कोर्ट ने कोई सुन लीजिए सर, इतना उजरत में आप क्यों हैं? आप इतनी उजरत में ना रहिए। मैं उजरत में नहीं हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं एसडीपीआई पीएफआई की जिसमें आपको निर्विरोध बोलने का आप देखिए, मेरा निवेदन ये है, आप देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम में हैं जिस पर आप अपनी बात रख रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि हम एक एक करके हर तथ्य पे बात करें, सहनशीलता से बात करें। आपने बोला कि आप अमीश जी इस उजरत में क्यों हो, जल्दबाजी में क्यों हो? जल्दबाजी की बात नहीं है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। आप कह रहे हैं कि देखिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जब सीए पर विरोध होता है तो एसडीपीआई पीएफआई का एंगल होता है। जब इस देश के अंदर, और ये बात मैं बड़ा कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, जब भी इस देश के अंदर कहीं दंगा होता है, मजहबी हिंसा होती है, तो वहां पर पीएफआई का एंगल सामने आता है। शोभा यात्राओं पे पत्थर चलाए जाते हैं, तब पीएफआई का एंगल सामने आता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। दिस इज ये भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक तंत्र है। और तो और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात बिहार पुलिस दिखाती है, कोई और पुलिस नहीं, बिहार पुलिस। वो दूसरी बात भी हम बताएंगे। आपकी बात के दो जवाब हैं। पहली जवाब ये है कि आप ये कहते हैं कि हर जगह आपका नाम आता है। आप कई साल से नाम आ रहा है, क्या किसी जगह की पे कोर्ट की कोई फाइंडिंग आई है कि पीएफआई का ये रोल कोर्ट ने तय किया हो और ये कहा हो कि पीएफआई के खिलाफ ये सबूत आए हैं? दूसरी बात आपने ये कही कि एक विजन डॉक्यूमेंट आया जो 2047 में भारत कैसा होगा। तो मेरा सिर्फ ये आपसे अर्ज है कि वो डॉक्यूमेंट 2015 में आया और जिसका रस्म इजरा यानी जिसको कि जारी किया था जस्टिस छच्चर ने, और दोबारा जो उसका सप्लीमेंट्री आया है उसको जारी किया था के रहमान ने, और जो आप जानते हैं प्रो सच्चर कमीशन रिपोर्ट के चेयरमैन थे, उनका नाम प्रताप। उसमें उस डॉक्यूमेंट में, उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या था? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है 2047 तक। कहीं भी नहीं। आप ये नैरेटिव गलत है जो मेरा नैरेटिव नहीं है, बिहार पुलिस का नैरेटिव है। नैरेटिव फेक है, झूठ। वो बिहार पुलिस का वो भी नैरेटिव प्लीज आप रख दीजिए। जब वहां के एसएसपी ने ये कहा कि इस रेड में पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया कि वो किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। दूसरा, कोई भी फॉरेन फंडिंग का सबूत नहीं पाया गया, वो भी यहाँ रख दीजिए ना। लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव। स्कॉलर एंड लीगल एक्सपर्ट रिजवान अहमद, आपका रिस्पॉन्स शराफुद्दीन अहमद साहब पर, उनका वो ही इज डाउटिंग एनआईए। पटना के एसएसपी को जरूर कोट कर दीजिए। ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद, अपनी बात को रखिए प्लीज। जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आराम से सुन रहा था। पहली चीज आपने बोली उसको आगे बढ़ाता हूं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जब भी आतंक के आरोप में मुसलमान कोई पकड़ा जाता है तो टीवी डिबेट में मुसलमान पैनलिस्ट के पेट में दर्द क्यों होने लगता है भाई? उसका तो कोई मजहब ही नहीं होता। दूसरी बात, पीएफआई में तो मुस्लिम नाम भी नहीं आता। हो सकता है पीएफआई में कोई नॉन मुस्लिम भी कल को इन्वॉल्व पाया जाए, तो तय कर लो कि आतंक का मजहब होता है नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मुसलमान के पकड़े जाने पर पेट में दर्द ना पैदा किया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी साहब ने कहा कि आप लोग मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं पीएफआई का।
कानून और न्यायालय और अदालत अपना काम करेंगी। भाई मीडिया ट्रायल 2002 के बाद नरेंद्र मोदी का कितना किया था याद है या याद दिलवाऊं? सीने पीट पीट के मातम कर करके कितना मीडिया ट्रायल किया था नरेंद्र मोदी का। 3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और तीसरा सतलवाद को जेल भेज दिया। तो मीडिया ट्रायल इस देश में नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ था, अब तो मीडिया ट्रायल ही होगा। परेशान ना होइए, वरना नरेंद्र मोदी का भी ना करते। तीसरी बात, ये एक्विटल और कन्विक्शन पर बड़े आर्गुमेंट दिए जाते हैं। असल में आदमी ने वकालत पढ़ी नहीं होती, सुन के वकीलों को वकील बन जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया यह कहता है कि जब ट्रायल एंड होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा। कितने लोग कत्ल करने के बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कत्ल हुआ नहीं। आरुषि के दिल्ली के केस में फाइनली यह पाया गया कि कातिल नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं कि आरुषि मारी नहीं गई। तो कन्विक्शन रेट रेप में भी है, बलात्कार में भी है, चोरी में भी है, डकैती में भी है। कन्विक्शन रेट पूरे देश में लो है। तो जब कोई मुसलमान निर्दोष साबित करके 5-10 साल बाद छोड़ा जाता है तो लड्डू ना बांटा करिए और उसको बेगुनाह ना कहा करिए, क्योंकि हर एक्यूटल का मतलब यह नहीं होता कि अपराध करने वाला बेगुनाह था। इसका मतलब यह होता है सबूतों के अभाव में। जी ओके। तीसरी चौथी चीज, जी एक छोटा इस पे शराफुद्दीन भी अपनी बात को 40 सेकंड रखना चाहते हैं। अहमद साहब, शराफुद्दीन अहमद जी। देखिए, इसका जवाब ये है कि हमारा जनरल लॉ ये है कि अ पर्सन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। तो वो आदमी जो जब तक कि साबित ना कर दिया जाए कि उसने कोई अपराध किया है, कोई उसने जुर्म किया है, जब तक वो, ये नई डेफिनेशन हम आज सुन रहे हैं। पर एसडीपीआई पीएफआई तो लिप्त है इन सब चीजों में। उसके साथ ये टैग रहे। एसडीपीआई तो पूरी तौर से एक रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसका पूरा का पूरा प्रोग्राम, एक भी लफ्ज, एक भी एक्शन पूरे आजाद अब तक का एसडीपीआई के खिलाफ कहीं पर भी दिखा दीजिए। ये जो एलिगेशंस हैं, ओके रिजवान अहमद 20 सेकंड्स जी। मेक योर पॉइंट। अमीश भाई शराफुद्दीन साहब से 10 सेकंड में जवाब ले लीजिए। जो 20 साल इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और एसआईटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया, क्या आज नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे? एक मिनट। फर्स्ट थिंग, इट इज फेलियर ऑफ द सिस्टम, हमारा नहीं है। उसके लिए हम इंडिविजुअल ना तो जिम्मेदार है ना माफी मांगेंगे। ये आप जैसे लोग जो बहकाते हैं उनका है। मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल से नुकसान हो रहा है मुल्क का। मीडिया ट्रायल ना करिए, कोर्ट को तय करने दीजिए जो कोर्ट का काम है। और फिर बाद में मेलिशियस, आप जैसे आप अपने को वकील कहते हैं तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के मुकदमे करिए। कोर्ट में ये दिया हुआ है। ये जो मीडिया ट्रायल की बात थी, अगर आप मैं जानने की एक प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे इश्यू क्यों उठा रहे हैं? नहीं, मैं मीडिया ट्रायल की बात हो रही है। रीसेंट का सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल कभी-कभी ऐसा होता है कि गलत सवाल पिछले 2 साल के अंदर, एक सेकंड, क्योंकि मीडिया ट्रायल की बात हो रही है। रिसेंटली जो बड़ा मीडिया ट्रायल हुआ, मैं जानना चाहता हूं, उसके ऊपर शादाब चौहान भी बहुत बोले थे, आप भी बोले थे, दानिश कुरैशी बहुत, आपके सदर भी बहुत कुछ बोले थे, और सबने बोला था वो था हाथरस में मीडिया ट्रायल के हुआ था कि नहीं हुआ था। कमाल की बात करते हैं आप। खबर होगी, खबर नहीं दिखाई जाएगी। मीडिया बंद हो जाए, सरकारें बंद हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए, हमारी बात जानी चाहिए। कमाल की बात है ये तो। Can I respond? Dude, hold on, you will not respond. दानिश कुरैशी, Can I respond? 30 सेकंड on this. अमिश, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितनी बात रिजवान साहब ने कही है, बेनिफिट ऑफ डाउट की बात, और हम बेनिफिट ऑफ डाउट के बदले जो प्रोसीडिंग्स हुआ है उसमें ही कन्विक्शन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से उनकी बहस नजर आ रही है, मुद्दे की बात एसडीपीआई और पीएफआई संदेह के घेरे में थी कि नहीं थी? अरे बिल्कुल, आप समझिए केंद्र सरकार का अगर ग्रीन सिग्नल ना होता तो ये एनआईए की और ईडी की रेड होनी ही नहीं थी। वो उनकी अपनी सोच है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी बैन करने के लिए हिंदुस्तान विरोधी काम कर रहा था, पकड़ा जाए तो बेहतर है कि गलत है? अरे सुनिए मेरी बात, अब से पहले झारखंड के अंदर में क्या प्रतिबंध नहीं लगा था? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। वो ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि एनआईए की स्थापना के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है
300 कर्मचारी इसके अंदर लगे, ऑफिसर्स लगे। एनआईए के पास पीएफआई के कुल 12 केस हैं और 5 एफआईआर के आधार पर यह अब तक की सबसे बड़ी रेड हुई है। इट इज अ मैसिव क्रैकडाउन ऑफ एजेंसीज। अगर हम देखें तो देश में इससे बड़ी रेड एनआईए ने नहीं डाली है। 300 कर्मचारी, अधिकारी, ऑफिसर्स इसमें शामिल रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के बाद क्या चीजें सामने निकल के आएंगी वो देखना होगा, लेकिन बेहद सीक्रेटिव होता है ये ऑपरेशन। ये बड़ा ऑपरेशन है। इस देश ने इतनी बड़ा क्रैकडाउन आज तक अभी तक नहीं देखा है। व्यूअर्स, इट इज अ मैसिव क्रैकडाउन ऑन पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसीलिए आज मैंने अपने कार्यक्रम आर पार का नाम दिया है। पीएफआई का नंबर भी आखिरकार आ गया। मेरी डिबेट्स में, मेरी चर्चाओं में अक्सर कहा जाता था पीएफआई पे कब कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, कब पकड़े जाएंगे, लेकिन आज फाइनली पीएफआई पे एक ऐसी कार्रवाई हुई है जो एक तासीर बनेगी। बड़ा क्रैकडाउन है ये, अब तक का सबसे मैसिव क्रैकडाउन एनआईए की स्थापना के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी रेड्स है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। जो पीएफआई पे एक्शन हुआ है उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद केरल में कल बंद बुलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का बंद बुलाया जा रहा है। आपने महंगाई पे बंद सुना होगा, आपने बंद सुना होगा किसी और एक्शन के खिलाफ, लेकिन इस बार बंद बुलाया जा रहा है पीएफआई पर एक्शन के खिलाफ। यानी शुक्रवार को बंद रहेगा और एनआईए की कार्रवाई के विरोध में बंद होगा। शिवम त्यागी, 22 नेता गिरफ्तार हुए टोटल और यह बंद की नई परिभाषा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में आतंकवाद पर भी बंद बुलाया जा सकता है और अगर उस पर कार्रवाई की जा रही है तो उस पर भी बंद बुलाया जा सकता है। ये शर्मनाक है। दूसरा, एसडीपीआई के नेता ने कहा कि आज तक अगर हम कहीं पर आए हो, कन्विक्ट हुए हो तो बता दीजिए मुझे। 2013 में 21 आपके एक्टिविस्ट पकड़े गए थे जिनको 2016 में एनआईए ने चार्जशीट किया था और वो कन्विक्ट हुए थे। तो आप अगर ये कहते हैं कि आप नहीं पकड़े गए तो आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, शादाब चौहान ने कहा कि इंडिविजुअल की बात को आप पूरी उस पर क्यों लाते हैं, पूरे फिटमेंट पर क्यों लाते हैं। याकूब मेमन पर मर्सी पिटिशन डालने वाला पीएफआई था और ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाला अपनी मैगजीन में पीएफआई था। राजीव गांधी के कत्ल में मुस्लिमों को छोड़ा जाए इस बात की पिटिशन करने वाला पीएफआई था। इसके अलावा अगर तमाम तरह की बात करें, माओइस्ट अटैक जितने भी हुए उसको सपोर्ट करने वाला पीएफआई था। हल्दिया में जो केस हुआ था आपका, उसमें पीएफआई था। हाथरस के केस में पीएफआई था। तमाम जगहों पर आप हैं और अगर मैं कत्ल की गिनती गिनाने लगूं तो मुझे लगता है शायद पूरा शो खत्म हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस देश से लेकर तमाम, आप जैसे मोहम्मद से इन्वॉल्व पाए गए, आप आए। एक बात बताइए जी, आप और मैं सुरक्षित है, दानिश जी सुरक्षित है, शादाब चौहान सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अब उनकी कार्रवाई पर बंद बुलाया जाएगा। आप और हम ही सुरक्षित हैं। शादाब चौहान और उसके अलावा और जो तमाम लोग हैं ये तो इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि पीएफआई है। एनआईए को तो इन पे विश्वास ही नहीं करते ना, ये तो एनआईए को मानते ही नहीं। एनआईए तो इनके लिए सिर्फ खिलौना है कि उन्होंने ऐसे ही एक साथ आए, रेड कर दी। पॉलिटिकल फिटमेंट नहीं है एनआईए। उन्होंने सारी चीजों को करके, प्लान करके, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी शिवम, मैं आपको एक बात बता दूं, बात सुरक्षा की तो एक बात याद रखिए कि हमारे मुल्क में सारे नागरिक सुरक्षित जो हैं वो हमारी सेना और हमारी एजेंसीज के ऊपर है। सवाल ये है कि जब उसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन, स्वागत करिए, सुनिए तो स्वागत करिए ना, सुनिए, जब बंद का खंडन करिए, यूटिलाइजेशन बंद का खंडन करिए। दानिश ऐसे नहीं, बंद का खंडन करिए। आपको लगता है गलत है? सुनिए मेरी बात, बंद बुलाना गलत है? सुनिए, अगर मुझे तो नहीं लगता कि उसको खंडन करने की जरूरत है या वेलकम करने की जरूरत है। अगर लगता है कि एंटी डेमोक्रेटिक ये पूरा प्रोसेस है, क्या कॉल है, तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ आपकी राय क्या है? वैसे तो हर बात पे राय रखते हैं, वैसे तो हर बात पे राय रखते हैं। इस पर आप देश में सुनिए, मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में सबके पास संवैधानिक अधिकार है और अगर वो क्या संवैधानिक अधिकार है अगर कोई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है उसको बचाने का भी? अरे आप सुनिए मेरी बात, इस देश में एक प्रधानमंत्री के कातिलों को भी बचाने का जवाब अमीर जी मेरा इनसे मौका नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी जब भी कोई दंगा, मुझे ये बताइए कोर्ट में लीगल राइट हो सकता है। एक जवाब दीजिए अमीर जी, आप दिलवा दीजिए अपनी तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी हर बात पर ये कहते थे
कि अगर पीएफआई हर दंगे में है तो इसको बैन क्यों नहीं करते? मेरी आज बात जब बैन कर रहे हैं तो कह रहे हैं अपना राइट है। क्या इस देश में प्रधानमंत्री के PFI बैन कातिलों होना चाहिए कि को नहीं? बचाव का अधिकार है? PFI तो बैन बाकी के होना लोगों को चाहिए नहीं कि है, नहीं? बाकी लोगों को नहीं है। दूसरे नंबर की बात आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, कि जो आज मैं आप फिर से कह रहा हूं कि एजेंसी ने आज कार्रवाई की है, एजेंसी की कार्रवाई कन्विक्शन तो नहीं है, ठीक कोर्ट है, ऑर्डर तो नहीं है। ऑल ऑडियोज डाउन। करनैल सिंह जॉइंस मी, फॉर्मर डायरेक्टर ईडी। करनैल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर आर पार में। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, एंड इट इज अ बिग वन। बार बार एनआईए की जब रेड्स की बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि कन्विक्शन रेट कम है। एनआईए कार्रवाई कर रही है तो वो बता क्यों नहीं रही है? प्रोसीजर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है मिस्टर करनैल सिंह, वो ये है कि ये एनआईए की स्थापना के बाद उसकी सबसे बड़ी रेड है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेट्स हैं ये जो हो रही हैं। जो कुछ जो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हमारी कंट्री में, हमें उन पे एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस जो हैं इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती हैं, और इन फोर्सेस को कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी भी यूज कर सकती है। एंड पास्ट में देखा गया है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन बनी थी, उसको एक्सटर्नल एजेंसीज ने यूज किया था। तो सिमिलरली लश्कर ए तौयबा है, दूसरी एजेंसीज हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी कंट्री में डिस्ट्रप्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिस्ट्रप्टिव एक्ट करते हैं लोग, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एनआईए ने जो एक्शन लिया, ईडी ने जो एक्शन लिया और स्टेट पुलिस ने जो एक्शन लिया। ये अवेटेड एक्शन था, बहुत जरूरी था। मैंने खुद पीएफआई के बारे में स्टडी किया था जब मैं ईडी में था, केस भी रजिस्टर किया था, ईसीआई रजिस्टर की थी, और इसकी एक्टिविटीज काफी ब्रॉड हैं। आज की डेट में तो 24 स्टेट्स में इसकी एक्टिविटीज हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और एनआईए ने जो काम किया है, करनैल सिंह को कोई अगर व्यक्ति नहीं जान रहा हो तो मैं बता देता हूं, ईडी के टॉप ऑफिसर रहे हैं करनैल सिंह, एंड वन ऑफ द वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर्स रहे हैं करनैल सिंह। करनैल सिंह, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ है पीएफआई पर, क्या हम बैन भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं? बिल्कुल, पीएफआई को प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में बैन करना चाहिए, इसको उसके शेड्यूल 1 में डालना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा इनके जो टॉप लीडर्स हैं उनको शेड्यूल 4 में भी डालना चाहिए, उनको भी उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियल इनकी कमर नहीं तोड़ेंगे इस तरह की एक्टिविटीज करने वालों के, तब तक ये जो है कहीं ना कहीं से एक्टिविटीज करते रहेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि ये बंद करने जा रहे हैं केरला में, तो सारी एक्टिविटीज होती है फंडिंग की वजह से होती है। एक और सवाल, क्योंकि पीएफआई सिमी का एक रूप था, क्या आपको लगता है पीएफआई सिमी का रूप था, क्या उसके बाद भी कोई नया प्लान होगा? पीएफआई के बाद कुछ और हो सकता है, बैन हो जाए उसके बाद कुछ और, उस पर भी नजर रखनी होगी एजेंसीज को? बिल्कुल, पीएफआई पे, सिमी पे तो ऑलरेडी नजर है एजेंसीज की, पीएफआई पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इसकी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, तो मैं ये भी मानता हूँ पॉसिबिलिटी है कि एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारी कंट्री में डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस का सहारा लेके फिर घुस सकती हैं, और इसलिए इन पर नजर रखना, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, इनको बैन करना बहुत बहुत जरूरी है। जी जी जी, मेरे साथ असगर खान है, वकील हैं, एडवोकेट हैं। असगर खान, आपने सुना अभी कुछ देर पहले करनैल सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर ईडी ने किस जो बात को बोला है, व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है कि ये जो क्रैकडाउन है, इट इज नेसेसरी फॉर माई एंड योर सिक्योरिटी, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ये तो करनैल सिंह साहब ने तो उसके प्रोसेस के बारे में बताया, और जो भी बताया वो बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में डिस्कस हुआ। भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट को मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट सिर्फ लूँगा, सारी बातों को अपने उसमें रख दूंगा, कि जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट की बात है, उस सारे केसेस में होता है जिनमें कन्विक्शन है। ये तो कानून है, और हमेशा से, जब से हमारे हिंदुस्तान का कानून वजूद में आया, जब से है, वो किताबों में मौजूद है। तो जिनमें कन्विक्शन होगा उनमें भी, और जिनमें नहीं भी है। अगर कोई ये, हम ये कहूँ, मैं भी ये कहूँ कि इसमें जो टेररिज्म पे आप बात करते हैं, उसकी रेट ऑफ कन्विक्शन कितनी है? 2 to 6% है। और अब ये भी, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया था, कि अगर कोई आदमी, पहले बस सिर्फ 1 मिनट देते हैं मुझे, कि अगर कोई आदमी 10 साल, 20 साल, 15 साल, 12 साल रह लेता है जेल में, उसके पीछे खड़े हुए 50 लोग सफ़र करते हैं, जो विक्टिम बन जाते हैं,
तो वो उन सब का जवाबदेही कौन होगी, उसको कंपनसेट कौन करेगा। इसलिए एक मिनट सुन लीजिए, सिर्फ बात बहुत सारी चीजें, अब जैसे अपने बंद की बात करी, बंद आज आप उसको बंद की बात करें, टेररिज्म के लिए बंद, ये कल का बंद फैसला करेगा कि ये टेररिज्म के लिए है या रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। ओके, लेट मी गेट रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड जी, रिजवान भाई, करनैल सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, करनैल सिंह साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। अमीश भाई, आपको मैंने 1.5 मिनट दे दिया अपनी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, क्या है। ओके, करनैल सिंह 30 लेट करनैल सिंह कम इन, लेट करनैल सिंह रिस्पॉन्ड, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। अगर ये ट्रेनिंग यू गॉट योर चांस। आरएसएस क्या करता है? ओके, अगर फंडिंग आरएसएस क्या टेररिस्ट एक्टिविटी करता है? अगर आरएसएस ऐसा करता होता तो कब का बैन हो जाता। अरे भाई, आप कमाल की बात करें, आरएसएस टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, ट्रेनिंग देते हैं अच्छा। हथियारों की। चल, अरे भाई, हमने खुद देखा है, आप ही दिखाते हो अपनी स्क्रीन पे। वो आप कह रहे हैं आरएसएस की किसी शाखा में जाएंगे, सूर्य प्रणाम आपको करना सिखाएंगे, आरएसएस की किसी शाखा में जाएंगे आपको दंडवत प्रणाम करना सिखाएंगे, आरएसएस की शाखा के अंदर बम चलाने नहीं सिखाया जाता, बम बनाना नहीं सिखाया जाता। देखिए अमित साहब, ये शरीर पे बम कूदना नहीं सिखाया जाता है। क्या है आपके पास सबूत? एक सेकंड, ऐसे इल्जाम मत लगाइए। यू कांट। ओके, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट। ऑडियो डाउन, एक करके। मैं आपकी बात आता हूं करनैल सिंह साहब। कंपेयरिंग आरएसएस एंड पीएफआई, क्या आपको लगता है दिस इज लॉजिकल? नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद एविडेंसेस देखे हैं पीएफआई के खिलाफ, जो उनके एक्शंस हैं, जो कंट्री में डिसरप्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज है, मैं पहले भी कह रहा था कि वो इंटरनल सिक्योरिटी पे इम्पिंज करती हैं। और हमारे देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए, आम आदमी के लिए भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो उसका रिपरकशंस बहुत खराब होंगे। दूसरे, अभी एक बेनिफिट ऑफ डाउट और कन्विक्शन की बात हो रही थी। जी। मैं आपको बता दूं, ईडी का कन्विक्शन रेट 85% से अबव है, पहली बात। दूसरी, कन्विक्शन बहुत अच्छा है। और तीसरी बात, डाउट तब जाता है जब किसी उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना दिखेगा। ओके सिंह साहब, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, विल गेट बैक टू यू। आपके ऑडियो में समस्या आ रही है, वी विल अगेन कनेक्ट यू। ओके, रिजवान अहमद कुछ अपनी बात को कहना चाह रहे थे। रिजवान अहमद 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। रिजवान अहमद जी। अमीश भाई, एक तो आज बड़ी अच्छी बात हुई, ये जुबैर भाई ने और दानिश कुरैशी जी ने 2 बार बेनिफिट ऑफ डाउट बोला। तो चलिए, आज एक बात साबित हो गई कि जो लोग ये गिनाए जाते थे कि वो 5 साल बाद छूटा, वो 10 साल बाद छूटा, वो भी शायद बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से छोड़े गए होंगे। उनको हम बेगुनाह नहीं मान सकते। बड़ी अच्छी बात हुई। दूसरी बात, अमीश भाई, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मिशन भारत। सुनो, अब मैं बोल रहा हूं। जिनको कोर्ट ने छोड़ दिया वो बेगुनाह है। मिशन भारत, गुनाहगार सिर्फ वो है जिनको कोर्ट ने कन्विक्शन की है। अच्छा, एक मिनट मैं बोल लूं। वही मैं समझा रहा था कि हर जो आदमी छोड़ दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह हुआ ही नहीं। वो एविडेंसेस पे डिपेंड करता है। मैं यहां पर आपसे जरह नहीं करना चाहता, ठीक? तो फिर आज कहिए मोदी बेगुनाह है। 1 मिनट रुकिए, कहिए मोदी बेगुनाह है, कहिए देश के सामने मोदी बेगुनाह करे और उसको भुगते कोई और। ये कौन सा कानून है भाई हमारे मुल्क का? ये मोदी बेगुनाह है या नहीं, ये बताइए। कोई और करे, मोदी बेगुनाह है या नहीं, बताइए। कन्विक्शन किसी और की हो, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है या नहीं, बताइए। जेल में रह के आए, उसकी पूरी नरेंद्र मोदी बेगुनाह है या नहीं, बताइए। कहिए ना, बताइए। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है या नहीं, बताइए। अरे बताइए ना, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। ये सिर्फ हो रहा है सरकार के इशारों पर, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, बताइए। आज का आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, बताइए। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। एग्जाम्पल है, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। आपने जेल में इसलिए, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं, के खिलाफ आवाज उठाई। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं, बताइए। लालू प्रसाद को अंदर डाला, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। आजम खान को अंदर नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। आप ये बताइए, लालू यादव को अंदर डाला, आवाज उठाई थी। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप? असगर खान, आप पेशी से वकील है, ऑल ऑडियोज डाउन। आप क्या कह रहे हैं? पेशी से वकील है, लालू यादव को अंदर डाला क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी। लालू यादव करप्शन के मामले में अंदर गए थे भाई। आवाज उठाने का मामला क्या था? कोर्ट ने डाला है अंदर, कोर्ट ने अरेस्ट करवाया उनको।
राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा, जिसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए। नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना इससे? कमाल की बात है, आपको हर चीज में मोदी दिखता है, कमाल की बात है। असगर खान आप पेशे से वकील है, यू आर एडवोकेट एंड यू आर सेइंग दिस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। करनैल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। करनैल सिंह साहब, रिलीजन का मामला है और ना ही इंपॉर्टेंट, किसी रिलीजन का मामला नहीं है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है और ये डिस्कशन आंतरिक सुरक्षा पे होना चाहिए। ये पॉलिटिकल डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट करनैल सिंह साहब। इसमें ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये एक आंतरिक सुरक्षा का मामला है। ओके, शिवम त्यागी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जी। बस मैं सिर्फ एक इतनी चीज पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से सिमी को बैन करने के बाद पीएफआई निकल आया, ये अगर सही से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल पीएफआई बैन करेंगे तो कुछ और निकल आएगा? इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? ओके करनैल सिंह, 10 सेकंड्स। हटाइए, ऐसे जानवरों के साथ डिबेट नहीं करना है जो ओके 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 भारत में कोई किसी के धर्म को गाली नहीं दे अबे जानवर जिहादी, अब जिहादी ओके 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 करनैल सिंह जी, हाँ, क्या प्रश्न है, आप बताएंगे? उनका सवाल बड़ा बेसिक है। उनका सवाल ये है कि सिमी को जब बैन किया गया तो उसका फिटमेंट पीएफआई आ गया। आज जब पीएफआई को पूरी तरीके से बैन करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल से फिर कोई नया प्लेयर खड़ा हो जाएगा? क्योंकि रेडिकलाइज करने वाले लोगों के पास इन चीजों की तो कमी नहीं होती है, तो हम इसे रोकेंगे कैसे? देखिए, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने को ट्रांसफॉर्म करती हैं, मॉर्फ करती हैं डिफरेंट इसमें, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो उनको ट्रैक करके पता कर लेती हैं क्या है। इसलिए मैं कह रहा था कि इनके अगर फाइनेंसेस को हम कंट्रोल करेंगे, दैट्स द पॉइंट, और उसको कंट्रोल करने से अगर ये अपने को मॉर्फ भी करेंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर पैसे नहीं होंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जी इसको बैन करना जरूरी है। जी सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, शिवम होल्ड ऑन। ओके, मैं रुक करना चाहता हूं इस पूरी चर्चा में शराफुद्दीन अहमद का, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके, बैन करेगा? प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बैन करेंगे। शराफुद्दीन अहमद, ये प्रोसेस से असगर खान अडॉप्ट हुआ है क्या? शराफुद्दीन क्या प्रोसेस को पूरा अडॉप्ट करा गया है? पहली, यस प्लीज लेट मी से हमारी 4 बातें हैं। पहला ये कि डिसरप्टिव एक्टिविटीज में गार्लैंडिंग ऑफ द एक्यूज पर्संस हु वर ग्रांटेड बेल आता है कि नहीं आता है, जो मुजफ्फरनगर पे बीजेपी के स्टेज पे किया गया, और बिल्किस बानू में जो रिमिशन दिया गया उसमें जिस तरह से इज्जत दी गई एक्यूज पर्सन को, कन्विक्टेड को। नंबर 2, ईडी ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने कोई केस 3 साल से ईडी बराबर इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये ऑफिसर थे, इन्होंने कोई केस क्यों नहीं दाखिल किया, और कोई कार्रवाई कोर्ट के सामने क्यों नहीं? तीसरा शादाब चौहान को और दानिश कुरैशी को एक जुमले में पीएफआई का आदमी मुसलमान कह के उनका कैरेक्टर एसोसिएशन कर दिया गया, ये एक माइंडसेट है। चौथा, जो बात ये कही जा रही है, तो इन लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं उन्हें मुझे बताएं कि जगत नारायण कमीशन और दूसरी बात पीएन कपूर कमीशन में क्या फाइंडिंग आई है, और उसमें आरएसएस को दोषी बनाया गया डिसरप्टिव एक्टिविटीज के लिए, और उसको दोषी बना के नहीं कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और जो लोग तिरंगा झंडा नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं मानते, इस मुल्क की सेकुलरिज्म को नहीं मानते, रिजवान पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आरएसएन आपकी बात आता हूं। रिजवान आरएसएन मैं आपको बता रहा हूं, फिर क्या वो इस डिसरप्टिव यू मेड योर पॉइंट रिजवान 30 सेकंड, देन आरएसएन साहब का क्या रोल रहा, इन्होंने क्या किया? ओके रिजवान अहमद। अमीश भाई, ये लोग पढ़े लिखे होके अजीब अजीब बात करते हैं। एक अधिवक्ता हैं, वो पता नहीं क्या बोल रहे थे। अरे भाई, अगर गिरफ्तारियां गलत हुई हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस में चले जाओ, अनलॉफुल डिटेंशन में चले जाओ, एनआईए को वापस कर लिया जाएगा। आप लोग डिबेट में बैठ के मातम करते क्यों हैं? आप जाइए सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस में, क्या प्रॉब्लम है? शराफुद्दीन बोलिए अब आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें डिसरप्टिव एक्टिविटीज के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, कौन इसे मना कर रहा है? लेकिन डिसरप्टिव एक्टिविटीज में क्या मुजफ्फरनगर राइट्स के बाद जब बेल मिली और बीजेपी के स्टेज पर जब उनको रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड टू दिस केस में उनके साथ हुआ। नंबर 2, ईडी ऑफिसर जो यहाँ बैठे हुए हैं वो हमें ये बताएं कि उन्होंने कोई केस क्यों नहीं दाखिल किया पीएफआई के खिलाफ, अगर उनके पास कोई इकोनॉमिक बंगलिंग थी और उनके खिलाफ कोर्ट में काम को क्यों नहीं ले गए? आज यहाँ पे पॉपुलर
पॉपुलर नैरेटिव को सपोर्ट करना आसान है। तीसरी बात, शादाब चौहान को और दानिश कुरैशी को मीडिया बड़ा बार-बार रिपीट कर रहे हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। अगर किसी ने गलत वक्तव्य बोला तो मैंने टोका। किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता। आरएसएन मैं कह रहा था कि देखिए, कन्विक्शन रेट, बेनिफिट ऑफ डाउट, कोर्ट ऑफ लॉ, फॉर गॉड सेक दिस इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये थर्ड फ्रंट की बात हो रही है सर। और जितने थर्ड फ्रंट के थ्रेट्स हैं वो सारे पैन इंडियन बेसिस पे है, चाहे वो माओवाद हो या जिहाद हो, ये सारा जो है ये पैन इंडिया बेसिस पे है। इसीलिए पहली बार हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि पैन इंडियन थ्रेट को पैन इंडिया बेसिस पे इंटरनल सिक्योरिटी क्रैकडाउन के तहत क्रैक किया गया है। दिस इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ओके, शराफुद्दीन अहमद, चोरी डकैती नहीं है सर, शराफुद्दीन अहमद अगेंस्ट from SDPI respond. और अगर Mr. नहीं अहमद आपको respond. ये है तो 2017 का मैं दूंगा आपको 20 सेकंड रिजवान अहमद, अहमद शरीफ, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया टुडे। शराफुद्दीन अहमद जवाब शराफुद्दीन अहमद जवाब आरएसएन की बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शायद जगन नारायण कमीशन का नाम नहीं सुना होगा, जिसमें कि कोर्ट ने, जिसमें कि कमीशन ने ये फाइंडिंग दी कि इसके पास आरएसएस से करवाया है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पीएम कपूर कमीशन में एक फाइंडिंग आई है कि आरएसएस ने करवाया है, और आप कहते हैं डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज। तो डिस्ट्रप्टिव 30,000 हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई और एक करके ना बंगलुरु से आरएसएन अगर हमको और आपको ये पलायन नहीं करना है तो ये प्लीज होल्ड। ओके शराफुद्दीन अहमद 30 सेकंड। देखिए, मुसलमान अपनी इस मुल्क के लिए वफादारी 1947 में साबित कर चुका, जब वो थ्योरेटिक स्टेट नहीं गया और उसने कहा हम इस मुल्क के सेकुलर, इंक्लूसिव और ब्रदरहुड में यकीन रखते हैं, इसलिए मुल्क में रहेंगे और यहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिएंगे। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। नमस्कार। आज का कंक्लूजन यही है कि अगर एजेंसीज के काम पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो किसके काम पर भरोसा करेंगे? नमस्कार।